एक प्रदेश में एक वृद्ध शिल्पी रहता था। पत्नी और पोते के साथ वह एक झोपड़ी में रहा करता था। पोते का नाम था दक्ष। वह 8 साल का था। बचपन में ही उसके माता पिता गुजर गए। तब से दादा दादी ही उसके माता पिता बने। दक्ष दुबला और कमजोर था। साथ ही बच्चों के साथ वह खेलता नहीं था। हमेशा दादा के साथ ही रहता था। दादा के साथ ही पहाड़ों पर घूमता था। दादा जब शिल्प बनाते थे तो हमेशा छेनी और हथौड़ी लेकर छोटी छोटी गुड़िया तराशता रहता था। वह मिट्टी से भी गुड़िया बना लेता था। उसकी खूबसूरत गुड़ियों को देखकर दादा बहुत खुश होते थे और अपनी पत्नी से कहते थे कि कभी न कभी तो मेरा पोता बहुत बड़ा शिल्पकार बनेगा, महाराज बनेगा। उसकी पत्नी यह सुनकर आश्चर्यचकित होती थी और पूछती थी, बड़ा शिल्पकार बनेगा वो तो ठीक है, यह कोई आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन बताओ महाराज कैसे बनेगा? समय साथ देने से बनेगा, वो शिल्पी कहा करता था। यह महाराज बना तब भी मेरी ही गोद में लेटेगा, कहकर दादी हंसती थी। उसे सुलाने के लिए गीत गाती थी, कहानियां भी सुनाती थी। उस प्रदेश के राजा का नाम था भुवनेश। उनकी इकलौती बेटी थी, उसका नाम था देविका। वह 6 साल की थी। राजा हर साल देविका के जन्मदिन पे दावत देते थे। पिछले 5 साल से हर साल बड़े पैमाने पर इसी तरह प्रीति भोज देते थे। इस प्रीति भोज में मंत्री और सामंतों को न्योता दिया जाता था। इस बार भी राजा ने प्रीति भोज का आयोजन किया। देविका के जन्मदिन को वह किसी त्योहार जैसा ही मनाते थे। रसोइयों को सहयोग देने के लिए पिछले 5 सालों से शिल्पी भी राजभवन आता था। उसके बनाए हुए पकवानों की भी बहुत तारीफ होती थी। अब शरीर सहयोग न देता था, इसलिए इस बार पोते को साथ लेकर पहुंचे। सोचा दक्ष छोटे मोटे काम करेगा तो थोड़ी बहुत सहायता ही मिल जाएगी। दक्ष जो भी काम करता था बहुत अच्छे से करता था। इधर राजकुमारी का जन्मदिन मनाने के लिए खाना पकाया गया। चौपाल की मेज पर दक्ष थालियां ढंग से सजा रहा था। मेज इस छोर से उस छोर तक थी। दोनों तरफ 100-100 लोगों का बैठकर खाने की सुविधा थी। एक एक थाली को ढंग से मेज पर रखते समय दक्ष की नजर एक सजी हुई गुड़िया पर गई। लाख की गुड़िया थी, पुरानी सी। अच्छी तो है लेकिन दांत टूट गया। यह सोचकर उसे अच्छा नहीं लगा। मन में आया, दांत टूटी हुई गुड़िया तो बुढ़िया के बराबर होती है। ऐसा सोचते ही दक्ष को हंसी आ गई। राजकुमार ने हंसते हुए दक्ष को देखा तो बोली, क्यों हंस रहे हो? उत्तर देने से पहले दक्ष की नजर राजकुमारी पर गई और उसने मन ही मन सोचा कि राजकुमारी भी तो गुड़ियों जैसी सुंदर है। बोला, आपकी लाख की गुड़िया बिल्कुल ठीक नहीं है। अच्छी नहीं है तो यहाँ क्यों, निकाल कर फेंक देंगे, राजकुमारी ने कहा और मेज की तरफ रखी हुई गुड़िया को नीचे फेंकने के लिए दौड़ी। शिल्पी ने उसे देखा और मना करते हुए दौड़ते हुए वहां पहुंचा। सबके मनाने पर भी देविका नहीं मानी। एक और राजकुमारी उस गुड़िया को नीचे फेंकने का प्रयास कर रही थी तो दूसरी ओर शिल्पी उस गुड़िया को नीचे गिरने के से बचाने का प्रयास कर रहा था। उसकी पकड़ ढीली हो गई। राजकुमारी का बल अधिक था। गुड़िया नीचे गिर गई, टुकड़े टुकड़े हो गई। टूटी हुई गुड़िया को देखकर शिल्पी परेशान हुआ। गुड़िया टूटने का कारण राजकुमारी है, यूं कहने से राजा तो नहीं मानेगा, अपनी बेटी को तो दंड नहीं देगा, पर सामने दिखाई देने वाला पोता और मुझे ही दंडित करेगा। यह सोचते ही दादा तो बहुत दुखी हुए और रोने लग गए। दक्ष ने दादा को रोते देखा तो बोला, क्यों रो रहे हो दादा? इससे बढ़िया गुड़िया को तराश कर यहाँ रख दूंगा। तत्काल कौन तराशेगा? राजकुमारी ने पूछा। मैं तराशूंगा, दक्ष ने कहा। तो फिर मेरे चित्र को तराशना, राजकुमारी ने अनुरोध किया। चलो, दक्ष ने कहा। राजकुमारी का हाथ पकड़ा। दादा ने मना किया, नहीं बेटा नहीं,
राजा देख लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। पर दादा के कितने मनाने पर भी वे नहीं माना। रसोई घर के पीछे राजकुमारी को ले गया। बाकी सब कामगार भी बातें करने लगे। राजकुमारी की प्रतिमा फौरन ही दक्ष तराश सकता है क्या? असंभव लगता है। शिल्पी से कहने लगे, तुम तराशोगे तो अच्छा रहेगा। सोचो, उधर सभी प्रीति भोज शुरू होने वाला है। राजा ने वहां गुड़िया नहीं देखी तो कहीं प्राण संकट में न पड़ जाए। दक्ष तराशेगा या नहीं तराश सकेगा मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं तत्काल किसी भी प्रकार की गुड़िया को तराश नहीं सकता। मेरे तो हाथ पैर ही नहीं चल रहे। शिल्पी कांप रहा था। रसोई घर के पीछे टूटा हुआ एक संगमरमर का स्तंभ टुकड़े टुकड़े पड़े थे। दक्ष ने उसमें से एक टुकड़ा उठा लिया, उसे सामने खड़ा कर दिया। पेड़ की छांव में बैठने के लिए राजकुमारी से कहा और उसे देखते हुए तेजी से शिल्प तराशने लगा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, कली जैसी नाक, लाल रंग के छोटे होंठ, गोल चंद्रमा जैसा मुख, ठीक वैसे ही मुख को दक्ष तराश रहा था। उसे देखते हुए शिल्पी सहित सभी रसोइये एकटक देख रहे थे। राजकुमारी का सुंदर शिल्प आधे घंटे में ही तैयार हो गया। सभी देखने वाले लोगों को लगा कि बिल्कुल राजकुमारी जैसा ही है। लड़की के दुपट्टे की सिलवटें भी दक्ष ने बखूब तराशी थी। काफी बढ़िया है। राजकुमारी ने अपनी प्रतिमा को स्वयं देखा और फूली न समाई, उसे चूम लिया। इतने में सखियां उसे ढूंढते हुए वहां पहुंची और उसको तैयार कराने के लिए साथ ले गई। चौखटे की मेज पर पहले जो गुड़िया थी वहां पर सावधानी से राजकुमारी की प्रतिमा को रख दिया। दावत का इंतजाम पूरा हो गया। मंत्री और सामंतों के साथ राजा भुवनेश भी वहां पहुंच गए। मेज पर रखी प्रतिमा को उसके साथ सभी ने देखा। सभी उसे सराहने लगे। सचमुच राजकुमारी के जैसी ही थी और कपड़ों की सलवटें भी तराशना तो अद्भुत ही था। सभी ने कहा, इस प्रतिमा को किसने तराशा और कब तराशा? राजा ने पूछा। पता चला कि शिल्पी के पोते ने तराशा। उन दोनों को बुलाओ, भुवनेश ने आज्ञा की। दक्ष कांप रहे दादा के साथ राजा के पास पहुंच गया। तुम्हारा नाम? राजा ने पूछा। दक्ष। तुम ही हो जिसने इस प्रतिमा को तराशा? जी महाराज। इतने छुटपन में ही तुम इतनी महान विद्या को सीख गए? आपके गुरु कौन है? भुवनेश ने पूछा। यही है मेरे दादा। अपने दादा के पास ही से मैं प्रतिमाओं को तराशना सीखा है। मुझसे भी बढ़कर मेरे दादा और अच्छी तरह प्रतिमाओं को तराशते हैं महाराज, दक्ष ने कहा। नहीं, दक्ष ही अच्छी तरह तराशता है, पिता के पास आकर खड़ी हुई राजकुमारी बोली और दक्ष को देखकर हंसने लगी। तुमने राजकुमारी को उसके जन्मदिन पर बहुत अद्भुत उपहार दिया है। क्या तुम जानते हो मैं तुम्हें अब क्या उपहार देने जा रहा हूं? राजा ने पूछा। सभी उत्कंठा से देख रहे थे कि महाराज क्या देने जा रहे हैं। मैं तो महाराज हूं, मेरे साथ मेरे बगल में बैठकर प्रीति भोज करो। यही है वो उपहार जो मैं तुम्हें देना चाहता हूं। बढ़िया उपहार है, भूल न सकने वाला उपहार। यूं कहते हुए मंत्री और सामंत लोग तालियां बजाने लगे। प्रीति भोज करने के लिए सभी मेज के सब तरफ बैठे थे। एक तरफ दक्ष और दूसरी तरफ देविका, बीच में महाराज। तीनों बहुत सुंदर दिख रहे थे। खुशी के मारे शिल्पी के तो आंखों में आंसू ही आ गए। सोचा, देखो मेरा पोता राजा के बराबर बैठा है। दिन बीत गए। 10 वर्ष के बाद दक्ष एक सुंदर युवक बन गया। राजकुमारी देविका भी अत्यंत सुंदरी हो गई। दोनों ने बचपन के स्नेह को प्रेम में बदला, शादी कर ली। कुछ दिनों में दक्ष युवराज भी बन गया। मैंने कहा था ना, भाग्य चमके तो मेरा पोता राजा बनेगा। हुआ है या नहीं? वृद्ध अपनी पत्नी से अक्सर पूछता था। हमारी कहानी तो यहीं खत्म हुई। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। धन्यवाद।